नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान विषय का अध्याय 2 में सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का भाग 2। भाग 1 में आपने पढ़ा था कि किस तरह से सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे लिए फायदेमंद हैं, लेकिन हमने उस टाइम भी बताया था कि सूक्ष्म जीव सिर्फ फायदा ही करें ऐसा नहीं है, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर जो इसका सेकंड भाग है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक हैं। तो बच्चों, हानिकारक सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? देखिए, हानिकारक सूक्ष्म जीव वो जीव हैं जो मनुष्य में, पौधों में या जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। यानी हमको ये बीमार कर देते हैं, पौधों को बीमार कर देते हैं, या हमारे जो पालतू पशु हैं उनको ये बीमार कर देते हैं। इन्हें जो ऐसा करते हैं उनको हम रोगाणु कहते हैं या रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी होते हैं जो हमको बीमार तो नहीं करते, लेकिन हमारा जो भोजन है या हम जो कपड़े पहनते हैं, कपड़ों का उपयोग करते हैं, या हमारा जो सामान है उसको ये खराब कर देते हैं। चमड़े का सामान है, किताबें वगैरह होती हैं, लकड़ी का सामान होता है, उसको ये खराब कर देते हैं, जो उससे क्या होता है कि वो उपयोग के लायक नहीं रहता। तो इस प्रकार से हमको नुकसान होता है। कई बार हमारा भोजन जो है उसको ये खराब कर देते हैं और ऐसे भोजन को खाने से हम बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे सूक्ष्मजीव जो इस तरह की समस्याएं हमारे लिए क्रिएट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हानिकारक सूक्ष्मजीव कहते हैं। हम इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देखते हैं कि भाई मनुष्य में कौन कौन से सूक्ष्मजीव जो हैं वो रोग उत्पन्न करते हैं, और जंतुओं में कौन से करते हैं, और पौधों में कौन से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों के बारे में। देखिए, जब स्वस्थ व्यक्ति किसी रोगजनक सूक्ष्म जीव के संपर्क में आता है तो वो संपर्क में कैसे आ सकता है? या तो पानी पिए, उसके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव हो और वो उसके पेट में चले जाएं, या वो खाना खा रहा है, उस खाने में कोई सूक्ष्म जीव हो, या वो सांस ले रहा है और हवा के अंदर जहां वो सांस ले रहा है उस हवा में सूक्ष्म जीव मौजूद हैं और वो नाक के द्वारा उसके फेफड़ों में, उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए। तो किसी भी तरीके से जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कोई ऐसा सूक्ष्म जीव जो रोगजनक है, जिसके कारण से उसको रोगग्रस्त वो हो सकता है, रोग उत्पन्न हो सकता है, वो उसके शरीर में अगर प्रवेश कर जाता है तो उसके कारण से वो मनुष्य रोगग्रस्त हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ना तो खाना खाया, ना भोजन लिया, ना श्वास लिया, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो उस रोग से ग्रसित है और उस व्यक्ति के संपर्क में हम आ जाते हैं। इसको आप ऐसे मान के चलिए जैसे आपका मित्र है और उसके जुकाम लग रही है। अब क्लास में आकर वो छींक रहा है, छींकते समय उसने अपना हाथ अपने नाक पर लगा लिया और बाद में उसी हाथ से आपको हाथ मिला लिया, या आपके पुस्तक को या वस्तु को या आपको कहीं से छू लिया, और उस जगह से छूने के बाद आपने उस हाथ को अपने मुंह या नाक पर लगा लिया या आंख पर लगा लिया। तो इस प्रकार से वो रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने लगते हैं। बच्चों, जब इस तरह से रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक जंतु से दूसरे जंतु के संपर्क में आने वाले जंतु के अंदर फैलने लगे तो इस प्रकार के रोगों को हम संचारी रोग कहते हैं या संचरणीय रोग कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि संचारी रोग या संचरणीय रोग क्या है। तो इसका सिंपल जवाब क्या होगा कि जब रोग एक व्यक्ति या जंतु से दूसरे व्यक्ति या जंतु में संपर्क में आने पर फैलता है तो ऐसे रोग को हम संचारी रोग कहेंगे या संचरणीय रोग कहेंगे। उदाहरण इसका आप दे देंगे, जैसे आपको जुकाम है, आप छींकते हैं तो आपके छींकने पर सूक्ष्म बूंद के रूप में हजारों रोग कारक वायरस वायु में फैल जाते हैं। ठीक है, जब दूसरा व्यक्ति उस वायु में श्वासन लेता है या आपके संपर्क में आता है तो ये रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कोरोना वायरस बिल्कुल इसी तरह से फैल रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि सभी लोग अपने अपने घर में रहें ताकि एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, और संपर्क में नहीं आएंगे तो ये रोग नहीं फैलेगा। ऐसे कुछ अन्य रोग भी हैं जो इस तरह से फैलते हैं, जैसे हैजा, टीबी जिसको क्षय रोग कहते हैं हिंदी में, सामान्य सर्दी जुकाम आपने देखा ही है, और चिकन पॉक्स। ये सभी ऐसे रोग हैं जो संचारी रोग की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो बाईं साइड जो व्यक्ति है वो रोगी व्यक्ति है, और जो दाईं साइड जो व्यक्ति है वो अभी रोगी नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है। लेकिन क्या हो रहा है, रोगी व्यक्ति से बहुत सारे तरीकों से वो संपर्क में आ रहा है।
ऊपर ऊपर देखिए, हाथ मिलाने से डायरेक्ट संपर्क में आ रहा है। ये व्यक्ति श्वास छोड़ रहा है तो वो श्वसन ग्रहण कर रहा है। इस व्यक्ति के कपड़ों को, खाने पीने के बर्तनों का वो प्रयोग कर रहा है। इस व्यक्ति के झूठे भोजन या पानी का वो प्रयोग कर रहा है। इस व्यक्ति से को काट कर कोई मच्छर या मकड़ी वगैरह है वो उस व्यक्ति तक पहुंच रही है। अन्य जंतुओं के द्वारा उस व्यक्ति तक रोगाणु पहुंच रहे हैं। तो इस तरह अनेक चीजों के द्वारा रोगाणु उस व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। तो क्या होगा, कुछ समय बाद वो व्यक्ति भी रोगी हो जाएगा। तो रोगजनक तो क्या चीज हुई, जिनके कारण से रोग उत्पन्न हो रहा है। और जिन चीजों से रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रहा है उनको हम क्या कहेंगे, रोग वाहक। तो प्रश्न अगर आपसे पूछ ले जाए कि रोग वाहक क्या होते हैं, तो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक जिन जीव जंतुओं के द्वारा रोग कारक सूक्ष्म जीवों को ले जाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, रोग वाहक कहते हैं। अब देखिए मनुष्य में कौन कौन से रोग हैं, जो सामान्य जो रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। तो सबसे पहला रोग अगर हम देखें मनुष्य के अंदर तो क्षय रोग या टीबी है। बहुत पुराने समय से ये रोग पाया जाता है, जीवाणु के द्वारा होता है और इसमें फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। इसके अंदर सांस लेने में तकलीफ होती है। फेफड़ों में संक्रमण के कारण कई बार खांसने पर मुंह में खून भी इसके अंदर आता है और अगर ये ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये फैलता कैसे है, ये हवा से फैलता है। व्यक्ति को बार बार छींक आती है, खांसी आती है और उसकी वजह से ये फैलता जाता है। या डायरेक्ट आप संपर्क में आएंगे, उस व्यक्ति के कपड़े वगैरह को प्रयोग करेंगे जिसको टीबी है, तो अन्य व्यक्ति में ये फैलता है। दूसरा जो जीवाणु से होने वाला रोग है वो है हैजा। हैजा जो है वो गंदे पानी को, दूषित पानी जो है उसको पीने से या दूषित भोजन को करने से अक्सर ये फैलता है। टाइफाइड भी एक रोग है जो जीवाणुओं के द्वारा ही फैलता है। ये दूषित पानी को, जिसमें टाइफाइड के अगर जीवाणु हैं और उस पानी को आपने बिना शुद्ध किए पी लिया तो ये आपके अंदर हो जाएगा। इसी तरह से वायरस से होने वाले रोग हैं खसरा। इसमें छोटे छोटे दाने शरीर में हो जाते हैं जो हवा में वायरस फैलने पर या जो खसरा का रोगी है उसके सीधे संपर्क में आने पर आपको होता है। इसी प्रकार से चिकन पॉक्स, जिसको हम छोटी माता कहते हैं, वो भी एक वायरस जनित ही रोग है जो वायु से या सीधे संपर्क में आने पर फैलता है। पोलियो की ड्रॉप्स आपने बच्चों को पिलाते या पीते हुए देखा होगा। तो पोलियो जो रोग है वो भी एक वायरस का रोग है जो गंदे पानी से, दूषित पानी से और वायु से होता है। ऐसे ही एक रोग है हेपेटाइटिस ए। ये जो रोग है, पीलिया रोग बोलते हैं इसको, ये भी वायरस या के द्वारा होता है और दूषित पानी से ही ये रोग फैलता है। ऐसे ही मलेरिया एक रोग आपने नाम सुना होगा। तो मलेरिया जो है ये मच्छर के काटने पर होता है, लेकिन इसको फैलता किस कारण से है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक जीवजोआ है उसके द्वारा ये फैलता है। तो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, लेकिन फैलाने में रोग वाहक का काम कौन करता है, इसमें मादा एनाफिलीज मच्छर करता है। अब हम देखते हैं कि जंतुओं में मनुष्य के अलावा जो अन्य जंतु हैं उनमें कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा जो रोग, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो होता है एंथ्रेक्स। पशुओं के अंदर सांस की बीमारी है, खुर वाले जो जंतु होते हैं इनके अंदर ये अक्सर ये रोग होता है। इसको वायरस के द्वारा होता है और जब पशु किसी अन्य जीव के संपर्क में आते हैं, दूसरे पशु के संपर्क में, जंतु के संपर्क में आते हैं, तो वो एक दूसरे के अंदर फैलता चला जाता है। टीबी रोग जैसे मनुष्य में होता है, इसी प्रकार से जंतुओं में भी ये रोग होता है। रेबीज आपने सुना होगा, कुत्ते के काटने पर रेबीज रोग हो जाता है। तो ये जो रेबीज है ये कुत्ते के अंदर सामान्य रूप से पाया जाता है, कुत्ते में, बंदर में, लोमड़ी के अंदर। और जब वो किसी को काट लेते हैं, किसी दूसरे जानवर को या इंसान को काट लेते हैं, तो उनके अंदर ये रोग वहां से फैल जाता है। वायरस के द्वारा होता है ये रोग। ऐसे ही स्वर फ्लू, जिसका नाम स्वाइन फ्लू के नाम से आपने काफी सुना होगा, कुछ समय पहले पूरे विश्व में ये महामारी के रूप में ये रोग फैला था। ये भी वायरस के द्वारा होता है और जो रोगी स्वर होते हैं उसका मांस खाने या रोगी स्वर के संपर्क में आने पर ये रोग फैलता है। अगर हम पौधों को देखें तो पौधों में जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोग हैं वो हैं, आपने नींबू में सबसे ज्यादा इसको देखा होगा, नींबू में कैंकर रोग। नींबू की जो त्वचा होती है उस पे कुछ कॉर्क सा बन जाता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है और हवा से फैलता है और जो नींबू का पेड़ है पूरे के पूरे पेड़ के ही इसकी चपेट में आ जाता है। ऐसे गेहूं में एक रस्ट रोग होता है जो फफूंदी के द्वारा, कवक के द्वारा होता है। ये हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे तक या रोगग्रस्त बीजों के द्वारा पहुंचता है। भिंडी के जो पौधे हैं उनकी जो शिराएं हैं, पत्ती की जो शिराएं वो पीली हो जाती हैं, जिससे भिंडी की जो फसल है वो कमजोर हो जाती है, कम फल उसमें आ पाते हैं। ये वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। और जब एक पेड़ पर से कीट उस पर बैठते हैं और उसके रस को पीकर जाते हैं और दूसरे पेड़ के ऊपर बैठते हैं, तो वहां से ये जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता है। ऐसी एक रोग है पर्णगलन रोग। पर्णगलन रोग जो है कवक के द्वारा होता है, दूषित मिट्टी और जल में ये अक्सर जो है फैलता है।
अब सूक्ष्म जीव हमने बताया कि हानिकारक हैं, तो हमारे अंदर बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हमारे को रोगग्रस्त कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल रोगग्रस्त करने के कारण ही ये हानिकारक है, ये हमारे भोजन को, हमारे पदार्थों को भी खराब करते हैं। तो हमारे जो खाना है उसको विषयुक्त बना देते हैं, विषाक्त कर देते हैं उस खाने को। तो हम उसको अगर खाएंगे तो हम उससे क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भी सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा खाद्य विषाक्तन एक सामान्य सी समस्या है। आपने कई बार देखा होगा कि आपका कोई मित्र है या आप है, आपने कहीं बाहर गए और आपने खाना खाया या कोई बाहर की चीज खा ली और घर पे आने के कुछ समय बाद आपको उल्टी दस्त वगैरह शुरू हो जाते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इनको फूड पॉइजनिंग हो गया, इन्होंने कुछ ऐसा चीज खा लिया है जो सही नहीं था। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है सूक्ष्म जीव। अब ये कैसे होता है इसको हम समझते हैं। कल हमने जो पाठ पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था किण्वन के बारे में। तो किण्वन जैसी ही प्रक्रिया विभिन्न सूक्ष्म जीवों के द्वारा की जाती है, लेकिन किण्वन तो एक कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है जिसमें हम अल्कोहल का निर्माण करते हैं। लेकिन बहुत सारे सूक्ष्म जीव जब भोज्य पदार्थों का अपघटन करते हैं तो उनमें कुछ ऐसे विषैले पदार्थ पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से, उन पदार्थों की वजह से वो भोजन विषाक्त हो जाता है। और कोई व्यक्ति अगर उस भोजन को खा लेता है तो उस स्थिति में वो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि आपकी मम्मी या दादी अचार बनाकर रखती है और बहुत लंबे समय तक वो अचार खराब नहीं होता, जबकि आप अगर फल लाकर सीधे बाजार से रख दें तो कुछ 1 या 2 दिन बाद ही वो फल सड़ जाते हैं। तो इसके लिए कि वो लंबे समय तक रखे जाएं और खराब ना हो, हमको विभिन्न प्रकार की खाद्य परिरक्षण तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है। अब वो क्या क्या तरीके हैं? जैसे रसायनों के द्वारा हम खाद्य परिरक्षण कर सकते हैं। रसायनों में जैसे नमक के द्वारा, नमक से कैसे करते हैं कि जो सामान्य नमक है इसको जो है मांस वगैरह पर, मछलियों के ऊपर काफी लंबे समय से अगर रखना है तो उनके ऊपर क्या है, काफी सारे नमक को रखकर उसके बीच में उनको रख दिया जाता है। तो इससे सूखे नमक को रख देने से क्या हो जाता है कि उनके अंदर जो पानी होता है उसको नमक अवशोषित कर लेता है और किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को उनमें बढ़ने नहीं देता। इसी प्रकार आपने अचार, जैम, जेली वगैरह में देखा होगा चीनी का उपयोग किया जाता है। काफी सारी चीनी उनमें डाल दी जाती है। नींबू के अचार में आपने अक्सर देखा होगा कि जब वो खराब होने लगता है तो आपकी मम्मी या दादी जो है उसमें काफी सारी चीनी डाल देती है जिससे वो खराब नहीं हो पाता। इसी प्रकार से तेल और सिरके का उपयोग भी अचारों में खूब किया जाता है जिससे वो खराब नहीं होती। सब्जी, फल वगैरह के अंदर उनको लंबे समय तक रखना है तो हम तेल का और सिरके का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक और तकनीक है जिसको हम कहते हैं पाश्चरीकरण तकनीक, यानी तापमान के द्वारा परिरक्षण करना। तापमान के द्वारा परिरक्षण करने में क्या होता है कि भोजन या भोज्य पदार्थ जो भी है उसको 70 डिग्री 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक से उसको ठंडा करते हैं, एकाएक ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं और एक साइड ठंडा करते हैं। इससे क्या होता है, जीवाणुओं का जो वृद्धि है उसके अंदर वो समाप्त हो जाती है, जीवाणु निष्क्रिय या मृत हो जाते हैं और इस प्रकार से लंबे समय तक वो पदार्थ जो है सुरक्षित रहता है, शुद्ध रहता है, साफ सुथरा रहता है। उसमें किसी प्रकार के जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होगी तो वो विषाक्त नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं आजकल जो थैली के अंदर पैक दूध आता है वो इसी तकनीक से पैक किया जाता है। इससे उसको क्या होता है, काफी लंबे समय तक उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विषाक्तन नहीं होता। इसी प्रकार आप देखते हैं कि आजकल जो चिप्स या कुरकुरे इत्यादि जो पैकिंग में आते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। आप देखें काफी फूली हुई सी पैकिंग होती है तो उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस उसमें भर देते हैं। क्यों? नाइट्रोजन गैस की वजह से जब उसमें अन्य वायु नहीं होती है, बाहर सारी वायु निकाल कर सिर्फ नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है, तो उससे क्या होगा कि जब ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं होगी तो जीवाणुओं की वृद्धि करने के लिए उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता समाप्त हो जाएगी, तो जीवाणु उसमें वृद्धि ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वायुरोधी पैकिंग करके भी हम परिरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक बात आती है कि अभी हमने नाइट्रोजन की बात की, तो नाइट्रोजन हमारे जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। आप जानते हैं कि लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में मिलती है और प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में, पौधों के शरीर के अंदर जो प्रोटीन है या पौधों में जो पर्णहरित होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, विटामिन होते हैं, ये सब में नाइट्रोजन एक प्रमुख तत्व के रूप में उपस्थित होता है। बिना नाइट्रोजन के किसी भी प्रकार के व्यक्ति के शरीर या पौधों के शरीर की कल्पना हम नहीं कर सकते। मिट्टी में जीवाणु, नीलहरी शैवाल जो हैं ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं और उसको स्थिर कर देते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं उस नाइट्रोजन का, उनको यौगिकों में तोड़ देते हैं। क्योंकि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में है, पौधे या जंतु उसका सीधे उपयोग
नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? जीवाणुओं की जरूरत पड़ती है, नील हरित शैवालों की जरूरत पड़ती है। तो वो नील हरित शैवालीय जो जीवाणु हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और फिर स्थिरीकरण के बाद जीवाणुओं के द्वारा उस स्थिरीकृत नाइट्रोजन के यौगिकों में तोड़ दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे वो परिवर्तन के बाद वो मिट्टी के अंदर चली जाती है। इसके अलावा जब बिजली कड़कती है, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है तो उस बिजली के कड़कने से जो उच्च तापमान उत्पन्न होता है उसके द्वारा भी कुछ मात्रा में नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के यौगिकों में टूट जाती है, बदल जाती है और नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने के बाद वो जमीन के अंदर मिट्टी में मिल जाती है। बारिश के साथ साथ पौधों के जो पौधे हैं वो उस मिट्टी के अंदर लगते हैं, तो पौधे क्या करेंगे? उस मिट्टी में से उस नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। तो पौधों के द्वारा उसको अवशोषित कर ले जाता है और जंतु जो है भोजन करते हैं पौधों के द्वारा ही। जंतुओं का प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? पौधे ही हैं, वहीं से वो जो है भोजन को प्राप्त करते हैं। तो जब जंतु पौधे से भोजन को प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में वो नाइट्रोजन उन पौधों से जंतुओं में चला जाता है, फिर जंतु की मृत्यु हो जाती है या जंतु के द्वारा उत्सर्जित मलमूत्र होते हैं वो जमीन पे ही गिरते हैं और ऐसी स्थिति में वो नाइट्रोजन पुनः उस जमीन के अंदर पहुंच जाती है। इस प्रकार से एक साइकिल नाइट्रोजन का पूरा होता है। या कुछ विनाइट्रिकारी जीवाणु भी होते हैं जो जमीन की जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा या नाइट्रिकारी जीवाणुओं के द्वारा बनाई गई और जमीन में डाली गई उसको विनाइट्रिकारी जीवाणु क्या करते हैं? दोबारा मुक्त नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन के अंदर तोड़ देते हैं और ऐसी स्थिति में वो नाइट्रोजन दोबारा वायुमंडल में चली जाती है। तो आप जैसा कि इस चित्र के अंदर दिखाई आपको दे रहा है कि किस प्रकार से वायुमंडल के नाइट्रोजन बिजली के द्वारा वायुमंडल और जो नाइट्रिकारी जीवाणुओं के द्वारा मिट्टी में आती है, मिट्टी से पौधों के द्वारा अवशोषण की जाती है, जंतुओं के द्वारा उसको खाया जाता है और वहां से फिर दोबारा वो जमीन में आती है और विनाइट्रिकारी जीवाणुओं के द्वारा किस तरह से वायुमंडल में वापस चले जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पूरा चक्र यहाँ पर नाइट्रोजन का चलता रहता है। इसी चक्र को हम कहते हैं नाइट्रोजन का चक्र। बच्चों, कुछ जो दलहनी फसल है जैसे चना, मूंग, मटर, सेम, इनकी अगर जड़ों को हम देखें तो इनकी जड़ों में कुछ गांठें पाई जाती हैं जिनके अंदर एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है जिसको कहते हैं राइजोबियम जीवाणु। ये राइजोबियम जीवाणु जो है ये क्या करता है कि ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करके और उसे पौधे को उपलब्ध करा देता है ताकि पौधा उसको डायरेक्टली यूज कर सके। तो ये जो जीवाणु हैं ये इन पौधों के अंदर रहते हैं और ये कवक के साथ यहाँ पर एक सहजीवन के रूप में पाए जाते हैं। तो पौधे से इनको नमी प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और ये पौधे को क्या देते हैं? नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये पौधे अगर आप खेत में लगाते हैं तो इससे क्या होगा? पौधे को नाइट्रोजन की आपूर्ति खूब मात्रा में हो जाती है और जमीन के अंदर नाइट्रोजन की प्रचुरता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ पूरा होता है। इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं जैसे संचारी रोग, रोग कारक, रोगवाहक, खाद्य विषाक्तन, खाद्य परिरक्षण और संदूषण। बच्चों, आप इन जो नए शब्द हैं इनको अपनी कॉपी में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और लिखने के बाद इनसे आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि आपने पाठ को पूरे को पढ़ा है, अध्याय को कंप्लीट किया है, तो आपने इसके बारे में जो भी पढ़ा है, जो समझा है, उसको अपनी कॉपी में लिखें।